नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की जो सीरीज हमारी चल रही है हमारे चैनल पे, उसमें अगस्त महीने का 7 दिन का 1 तारीख को, मतलब समझ लीजिए फर्स्ट फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है आप लोगों के सामने है। ठीक है। थोड़ा सा मैं सोर्स के बारे में डिस्कस कर दूं तो देखिए, मेन रूप से हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, विकिपीडिया, गूगल और नेट से जो भी इसमें फोटो लिए गए हैं उसको मैंने इसमें प्रयोग किया है। और मोस्टली करंट अफेयर बनाते समय कोई किसी का नहीं होता है, मतलब खुद का मटेरियल नहीं होता है। मटेरियल नेट से, ऐप से, या फिर जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं जैसे पीआईबी हो गया, सबसे रिलायबल रिसोर्स, सबसे पढ़ के एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजों को तैयार किया जाता है। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हैं मैंने पढ़ी है, इन सभी न्यूज़पेपरों को पढ़ा है। जहां से जो चीजें मिल गई हैं उस चीज को मैंने पढ़ा है। उसके बाद कुछ विकिपीडिया का भी सहारा लिया है। गवर्नमेंट की साइटों का सबसे ज्यादा सहारा लिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है किसी भी चीज को अथॉराइज करने के लिए। तो इतना तो मैं सोर्स के बारे में बता दिया। अब चलिए करंट अफेयर देखते हैं। और पहला करंट अफेयर जो है हमारा कॉमनवेल्थ गेम। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में ए मस्कट है, पेरी द बुल इनका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल में 2022 का मस्कट क्या था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पेरी द बुल। ठीक है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन जो भी कह सकते हैं, वहां पे बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम में इस खेल का आयोजन हो रहा है। इस खेल का आयोजन 8 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। ठीक है, इस खेल का समापन 8 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मेन रूप से ये अभी फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो उसमें हम पदकों की संख्या को देख लेंगे कि कौन से इसमें फर्स्ट पर रहा, पदक जीतने में कौन सेकंड पे रहा। टॉप 5 के देशों को हम लोग याद रखेंगे, और उसके साथ भारत की स्थिति को भी याद रखेंगे, मेडल वाइज की कितना मेडल जीता। तो अभी फाइनल स्कोर 8 तारीख को आ जाएगा। जब इसका समापन हो जाएगा तो उसको अगले वाले हफ्ते के करंट अफेयर में हम उस चीजों को देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में या फिर राष्ट्रमंडल खेल भी इसको कहा जाता है। तो इसमें देखिए, साइखोम मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। उसी तरह ये वेट लिफ्टिंग में जीता है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग में फिर संकेत सरगर ने, विद्या रानी, गुरुराज पुजारी, जेरेमी लालिरी नुंगा, अंचित सौले। ठीक है। स्वर्ण पदक वाला थोड़ा चीजों को याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। विकास ठाकुर, इन्होंने भी जीता है। ठीक। उसके बाद हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में ही, लवप्रीत सिंह जीती हैं, गुरदीप सिंह ने भी जीता है वेट लिफ्टिंग में। तो काफी अच्छा रहा वेट लिफ्टिंग का स्कोर। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए। देख लीजिए, इसमें थोड़ा इस चीजों को ध्यान रखना है। सुशीला देवी जूडो में मेडल जीती है। भारतीय मिक्स टीम, ठीक है, बैडमिंटन की जो मिक्स टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इसको भी ध्यान रखना है। तुलिका मान सिल्वर मेडल जूडो में जीती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा, विजय कुमार यादव, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जामों में इसको पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बैठ जाती है। ठीक है। उसके बाद सौरव घोषाल, स्क्वैश पुरुष में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अब आ जाते हैं रेसलिंग में या फिर कुश्ती में। ठीक है। रेसलिंग में भी हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। देखिए, बजरंग पुनिया, कुश्ती स्टार, इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार पदक जीता, और इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद दिव्या काकरान, इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। मोहित ग्रेवाल कुश्ती में, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक। उसके बाद आंसू मलिक कुश्ती में सिल्वर जीता है। ठीक है। दीपक पुनिया स्वर्ण पदक जीता है, यानी स्वर्ण मेडल। ठीक है। साक्षी मलिक गोल्ड। ठीक है। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक। ठीक है। उसके बाद सुधीर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सुधीर जो है पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। श्री शंकर लॉन्ग जंप में, ठीक है,
लॉन्ग जंप में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने रजत पदक पहली बार जीता है, ठीक है। मगर इसी में लॉन्ग जंप में एक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और एक पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत को एथलीट में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है लॉन्ग जंप में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉन बॉल में, ठीक है, भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। टेबल टेनिस में भी भारत ने स्वर्ण जीता है, ठीक है। इसमें इन्होंने सिंगापुर को हराया था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मगर इतना चीजें नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि टेबल टेनिस में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल की जो पहला आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था, और भारत जो है 1934 में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये समझ लीजिए। और वो मेडल जो था वो ब्रॉन्ज था, पहली बार ब्रॉन्ज मेडल 1934 में जीता था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन बना देता है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का कब कब आयोजन नहीं हुआ था। तो देखिए 1942 से लेकर 1946 में दो दो सेशन में, 1942 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय था, ठीक है। इसी कारण से उसको रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल पे क्रमिक चलते हैं, हर साल 4 साल पे होते रहते हैं, ठीक है। अगला जो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कहाँ, वहां पे स्टेट ऑफ विक्टोरिया में होगा, ठीक है। और इसका जो आयोजन होगा 17 से 29 मार्च के बीच में किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक खेल, अब राष्ट्रमंडल खेल से थोड़ा सा अलग चलते हैं, तो ये देखिए महिला यूरोपियन चैंपियनशिप में, महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल कप में ब्रिटेन ने जर्मनी को हरा के अब खिताब अपने नाम कर लिया है। ब्रिटेन ने जर्मनी को 2-1 से हराया, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक। चलिए उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 49वें नंबर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यही चीजें पूछी जाती हैं कि जो हमारे उदय यू ललित या फिर उदय उमेश ललित जी हैं, ये हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर पूछ लिया जाता है। इस समय वर्तमान में एन बी रमन्ना साहब 48वें न्यायाधीश हैं, और इन्हीं की जगह पे श्री ललित इनकी जगह लेंगे, ठीक है। भारत के जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पहले पहले सीजेआई थे भारत के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। आर्टिकल नंबर एक 124 का क्लास 4 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने के, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पर भी ये चीज लागू होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार न्यायाधीश अगर नियुक्त हो जाते हैं, तो उनकी रिटायर होने की जो आयु होती है वो 65 साल तक होती है। 65 साल तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, जब तक उनको किसी कारणों से हटाया नहीं जाता है, ठीक है। मगर हटाना इतना आसान भी नहीं होता है, उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे संसद में रिजोल्यूशन लाया जाता है। तो 124 में वही चीज बताई गई है, आप लोग थोड़ा इसको डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, केवल 65 साल ही लिखा गया, 65 साल में, ठीक है, जजेज रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। आगे चल देख लीजिए, विधायिका से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव, ठीक है। हमारी विधायिका कौन है, देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक। उसके बाद विधायिका, विधायिका, और तीसरा जो होता है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका होता है, ठीक है। 3 अंग होते हैं, ठीक। तो देखिए विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। तो विधायिका कानून बनाती रहती है, ठीक है, ठीक। उसके बाद कार्यपालिका जो होती है कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि लागू करवाती है, ठीक है। कार्यपालिका का काम हो जाता है। और न्यायपालिका का काम मुख्यतः ये होता है कि जो भी विधायिका कानून बनाती है, उस कानून को का समालोचन करती है, यानी कि उनको स्क्रूटनी करती है, कुछ फंडामेंटल राइट का उसमें वायलेशन नहीं है, ये सब चीजें उसको देखती है, ठीक है, रिव्यू करती है।
तो ये चीजें हो गई। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से चार पांच जो इस समय बिल पास हुए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। जिसमें चार बिल तो पास हुए हैं, एक बिल को वापस ले लिया गया है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको लोकसभा से वापस ले लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा से वापस कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद चार चार बिलों को पास किया गया है। देखिए जैसे द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन ऑन लॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इसको किया गया है। फिर एक अंटार्कटिक बिल आया है 2022 का, ठीक है। चार जो है कानून को या फिर लॉ को, बिल को, विधायी को पास किया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा एक एक करके चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या प्रावधान है, छोटा छोटा है, ठीक है। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, इसके बारे में क्या इसका प्रावधान है, तो देखिए एक गैर जीवाश्म, ठीक है, गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को बाध्य करेगा, मतलब इसको कम करने पे ये जोर देगा, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग के लिए कार्बन ट्रेडिंग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड बनेगा, ठीक है, ये भी चीज है। उसके बाद अधिनियम में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक स्थापना की जाएगी, ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की या बोर्ड की एक स्थापना की जाएगी, ठीक है, इसका भी प्रावधान किया गया है। तो इस चारों चीजों को जो मैं बताया उसको ध्यान रखिएगा। कार्बन ट्रेडिंग जो, ठीक है, इसमें ये भी प्रावधान है। कार्बन ट्रेडिंग का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। देखिए इसमें एक साइट्स जो है ना, साइट्स अंतर्राज्यीय व्यापार कन्वेंशन के कार्यान्वयन के प्रावधान, ठीक है, साइट्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो भी प्रोविजन है साइट्स के तहत, उसको इस बिल के तहत लागू करवाना है, ठीक है, वन्य जीव एवं वनस्पतियों पे, ठीक है। तो उसी प्रावधान को इसमें लागू करना है। तो थोड़ा सा साइट्स के बारे में आप लोग देख लीजिए, इस साइट्स क्या है, ठीक। तो साइट्स का पूरा फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। आप लोग इस चीज को देख लीजिए। इसको 1 जुलाई 1975 को फोर्स में लाया गया था या फिर लागू कर दिया गया था। इसका जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों एवं पौधों का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये रोकता है, ठीक है। जो भी इंडेंजर स्पीसीज हैं या फिर पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये मोस्टली रोकता है, ठीक है। इसमें 3 लिस्ट बनाई गई है, इन तीनों लिस्टों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अपेंडिक्स 1 मोस्ट इंडेंजर स्पीसीज इसमें रखे गए हैं, फ्लोरा एंड फौना के जो है, फ्लोरा एंड फौना के मोस्ट इंडेंजर स्पीसीज रखेंगे। अपेंडिक्स 2 में उन को रखा गया है जो अभी विलुप्त होने की कगार पर हैं, मगर आगे विलुप्त इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनकी हंटिंग हो सकती है या फिर उनका व्यापार हो सकता है, तो इसमें बारीकी से नियंत्रित कर, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स 3 है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आगे चलिए देखिए। उसके बाद ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन ऑफ ऑन लॉ एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है, यह विधेयक द बिल अमेंड टू द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन एंड अनलॉफुल एक्टिविटी एक 2005 को ये अमेंड करेगा। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें वित्त पोषण पे, कुछ गतिविधियों के वित्त पोषण पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड भी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन एंड प्रोविजन कर रहा है अनलॉ एक्टिविटी। तो इसमें देखिए पहला जो मैं पढ़ रहा हूँ, विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों एवं उनके वितरण प्रणालियों के संबंधित किसी भी निश्चित गतिविधि को वित्त पोषण से रोकता है, ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो क्या कह रहा है, व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण से रोकने के लिए केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति एवं आर्थिक को फ्री जब्त कर सकती है, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई भी लिप्त पाया जा सकता है तो उनमें केंद्र सरकार को पावर देता है कि उनके केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति वगैरह को फ्रीज कर सकती है, ठीक है। यह व्यक्तियों को किसी भी निश्चित गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से रोकता है। तो इन तीनों चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद अगला चलते हैं। अगला जो है अंटार्कटिक बिल, ठीक है। अंटार्कटिक बिल, ये बिल जो होता है, ये अंटार्कटिका में जो भी भारतीय अभियान का हिस्सा होगा या फिर अभियान चलाया जाएगा उस पे सब पे लागू होगा, यानी कि भारत का कानून अंटार्कटिक में भारतीयों से संबंधित सब पे ये लागू होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आईपीसी हो गई या फिर कोई भी कानून है, अगर हम भारत का हिस्सा बन के अगर अंटार्कटिक में जाते हैं, अगर वहां पे इस नियमों को अगर वायलेशन करते हैं तो हमारे पे ये कानून सभी लागू होंगे। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। केंद्र सरकार आर्कटिक शासन एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति का गठन करेगी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग एवं जो भी न्यूक्लियर से निकले हुए वेस्ट हैं तो निपटान को ये रोकता है, ठीक है। प्रतिबंधित करता है यानी कि रोकता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी से संबंधित समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थों का निर्वहन या फिर डिस्पोजल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को हानिकारक हो या फिर समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, सभी चीजों को ये प्रतिबंधित करता है। काफी इंपॉर्टेंट बिल है, ठीक है। इन्वायरमेंट की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल हमको इस समय लगा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और इन्वायरमेंट जिस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे चलिए, इसमें देख लीजिए तो म्यांमार से संबंधित थोड़ा सा है कि म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर हैं उनको एशियान देशों ने प्रतिबंधित कर दिया, और जब तक कि प्रतिबंधित नहीं किया है जब तक कि कोई शांति प्लान की प्रगति नहीं हो जाती है, ठीक है। इसमें तक सब म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी राजधानी जो है ये है, ठीक है, नैपीदाव, ठीक है, नैपीदाव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और म्यांमार की जो मुद्रा है म्यांमार क्यात, ठीक है। अब इसमें चीजें थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारे कितने स्टेट जो हैं म्यांमार को छूते हैं, ठीक है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा जो है म्यांमार को छूता है, उसके बाद नागालैंड छूता है, ठीक। उसके बाद मणिपुर छू रहा है, ठीक है। और उसके बाद मिजोरम छू रहा है। तो हमारे 4 स्टेट जो है, 4 स्टेट म्यांमार को छूते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि पेट वगैरह या फिर सुपर टेट में जो भी कोई तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं ये चारों स्टेट म्यांमार को छूते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, ठीक है, 1 ट्रिलियन, ठीक है। इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए डिलाइट इंडिया को से एक MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर ज्ञापन साइन किया गया है, ठीक है। डलाइट इंडिया जो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसका ये नाम है, देख लीजिए। अब ये डलाइट इंडिया जो है ये कंसल्टेशन का कार्य करेगी कि गवर्नमेंट जो है इस टारगेट को जल्द से जल्द मीट कर ले, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर को मीट कर ले, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर को मीट कर ले, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, मैं इस चीज के लिए लगा दिया हूँ कि थोड़ा सा आप लोग एक एक्सरसाइज करिएगा कि नेपाल से नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक समग्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 48 घंटे के लिए फ्री यात्रा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पे फ्री यात्रा के लिए अवसर पर शुरुआत किया है, तो ठीक है, 48 घंटे के लिए, ठीक। फिर दूसरा जो करंट अफेयर है इसमें देख लीजिए, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड हमसे ही कट के बना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है। तो उत्तराखंड सरकार हर जिले में एक संस्कृत बोलने वाला गांव विकसित करेगी, ठीक है, फिर विकास करेगी या फिर विकसित करेगी, ठीक है, यहाँ पे सही शब्द होना विकसित करेगी, ठीक है, विकसित करेगी, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य पश्चिम बंगाल राज्य में 7 नए जिले बनाए गए हैं और इस समय जिलों की संख्या जो है 30 हो गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश को छूता है, सोनभद्र जिले से इसकी सीमा टच होती है, ठीक है, सोनभद्र जिले से, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे 3
जिलों का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। चंदखुरी जिला, उसका नाम बदल के माता कौशल्या धाम चंदखुरी कर दिया गया है, ठीक है। माता कौशल्या धाम चंदखुरी कर दिया गया है। एक जो दूसरा जिला जो है गिरोधपुरी जिला, इसका नाम गुरु घासीदास धाम गिरोधपुरी रख दिया गया है। गुरु घासीदास राम धाम गिरोधपुरी रख दिया गया है। फिर उसके बाद सोना खान जो जिला है उसका नाम बदल के शहीद वीर नारायण धाम सोना खान रख दिया गया है। तो इन तीनों चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसमें स्पेशली जो छत्तीसगढ़ पीसीएस या फिर छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर अगर हम लोगों के उत्तर प्रदेश में भी अगर इस चीज को पूछ सकता है तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पढ़े रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विष्णुपुर मणिपुर में, ठीक है, विष्णुपुर मणिपुर में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पूछेगा बस क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिव्यांग जन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक अधिकारिता का शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था विष्णुपुर मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा फोर्स यानी कि आरपीएफ, ठीक है, आर आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे सुरक्षा फोर्स ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद 5 अगस्त, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य से, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से 370 धारा, देखिए तत्कालीन बता रहा हूं उस समय के हिसाब से 2019 में, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य, उस समय राज्य हुआ करता था, में आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया गया था एवं जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट कर दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये है, ठीक है। 5 अगस्त को ये निर्णय लिया गया है कि 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा जो वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अब एक रिपोर्ट आई है, इसको मोटा मोटी याद रखिएगा। सरकार की एक रिपोर्ट में बताया कि 209 जिले जो हमारे भारतवर्ष में 209 जिले हैं उसके में भूजल में आर्सेनिक पाया गया है, ठीक है, आर्सेनिक पाया गया है, ठीक है। उसके बाद 152 जिले ऐसे हैं जहां पे यूरेनियम पाया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, यूरेनियम का जो ओर होता है उसे पिच ब्लेंड कहते हैं, पिच ब्लेंड कहते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और इससे बिजली भी बनाई जाती है और वेपन में भी इसका यूज किया जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए। देखिए एक पॉलीमर बनाया गया है, इसका मैं नाम खोज रहा था मगर इस पॉलीमर का एग्जैक्ट नाम मुझे मिल नहीं पाया, मगर इसको अगर जो मिलता है मैं इस चीज को आप लोगों को अपडेट कर दे रहा हूं। तो ये एक सुपर कैपेसिटर विद्युत रसायन के रूप में ये काम करेगा और एक कम लागत से बना हुआ एक पॉलीमर है जो इलेक्ट्रोड धारण योग्य है, ठीक है। और ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन का काम करेगा, जहां तक मुझे उम्मीद आ रही है, क्योंकि कम लागत भी है और सुपर कैपेसिटर के रूप में काम भी कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर क्लास 11 के बच्चा है, ठीक है, देख लीजिए। क्लास 11 का बच्चा है जो फाइनेंशियल शिक्षा के लिए, ठीक है, धन धनाधन, ठीक है, धन धनाधन, ठीक है, धन धनाधन जो भी ऐप आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ऐप बनाया है फाइनेंशियल शिक्षा के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, ठीक। उसके बाद अगला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये फिगर याद रखिएगा, 797 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, 797 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं रोड नेटवर्क के लिए अयोध्या क्षेत्र में, ठीक है। अयोध्या क्षेत्र में रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 797 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो इसमें तीसरा इस पेज का जो तीसरा करंट अफेयर है, ओमान चंडी जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा दिन विधानसभा में सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है।
तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर मुझे लगा कि 20,000 करोड़ की लागत से चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु सरकार का ये प्रोजेक्ट है। 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा चेन्नई में दूसरा एयरपोर्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए समग्र का ये जो लास्ट हमारे पास है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, ठीक है, पुलिस कमिश्नर जो होंगे संजय अरोड़ा होंगे, ठीक है, ठीक है, कमिश्नर जो होंगे वो होंगे संजय अरोड़ा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलिए। ग्रैंड ओनियन चैलेंज एक युवा व्यापारियों के लिए शुरुआत किया गया है, ठीक है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ग्रैंड ओनियन चैलेंज को शुरुआत की है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रैंड ओनियन चैलेंज क्या है, ऑप्शन दे देगा बहुत। देखिए ओनियन से तो आप समझ जाएंगे कि प्याज से संबंधित है, मगर ऑप्शन क्या रहेंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए यही दे देगा, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये दे देगा कि प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देना। तीसरा जो ये दे देगा कि प्याज पे जो भी खर्चा आ रहा है उसमें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी प्रदान करना। चौथा दे देगा कि निर्यात में बढ़ावा देना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। प्याज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, पेशेवरों एवं अनुसंधान संगठनों से ग्रैंड ओनियन चैलेंज में भाग लेने के लिए आग्रह किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका सोर्स जो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, इससे मैंने वहीं से डायरेक्ट उठाया, गवर्नमेंट का सोर्स है, ऑथेंटिकेट सोर्स है, ठीक है। देखिए वन्य जीव से संबंधित 4 अगस्त को क्लाउड लेपर्ड दिवस था, ठीक है, क्लाउड लेपर्ड दिवस है, ठीक है। एक आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इस फोटो को ट्वीट किया था, ठीक है। इस फोटो को उन्होंने बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, वहां से उन्होंने उठाया था इसको, ठीक है, और वहीं की ये फोटो है, ठीक। तो उन्होंने इंटरनेशनल क्लाउड लेपर्ड दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है, उस पे इस फोटो को ट्वीट किया था, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। उसका विषय क्या था, रेज द अवेयरनेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ एनिमल, द क्लाउड लेपर्ड, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ देगा कि इंटरनेशनल क्लाउड लेपर्ड दिवस पे उसका थीम क्या था, तो इस चीज को आप लोग बता सकते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट में वनरेबल में है, आप लोगों को इसको ध्यान रखिएगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 1 में है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित पिछले वाला जो हमारा जुलाई का करंट अफेयर आया था, उसमें मैंने बताया था कि 5 नए रामसर स्थल और शामिल हुए, और उनकी संख्या 49 से बढ़ के 54 हो गई, अब 10 और शामिल हो गए, ठीक है। तो भारत ने 10 नए रामसर स्थलों को नामित किया, ठीक है। रामसर स्थलों की संख्या जो है बढ़ के 54 से बढ़ के 49 हो गई है, ठीक है। तो देखिए पहले 64 हो गई, माफ करिएगा, 49 नहीं, पहले जो थे ये 49 थे, फिर 5 शामिल हुआ था तो ये 54 हो गया, फिर ये 10 शामिल होकर 64 हो गई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिएगा, 6 स्थल, इसको ये कर लीजिएगा। तमिलनाडु के 6 स्थल, कोथंगकुलन पश्चिम बिहार, मन्नार की खाड़ी के समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेबनूर वेटलैंड, ठीक है, बेबनूर वेटलैंड, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बेलोड पश्चिम बिहार, ठीक है। वेदनथंगल पश्चिम बिहार, उदय मर्थनपुरम पश्चिम बिहार, ठीक है। 6 स्थल इसमें तमिलनाडु से लिए गए हैं, 10 में से, और 4 जो हैं उड़ीसा से सतकोसिया गार्ज को लिया गया है, गोवा से नंदा झील को लिया गया है, मध्य प्रदेश के सिरपुर वेटलैंड को लिया गया है, और कर्नाटक के रंगना थिट्टू पश्चिम बिहार को लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज थी, और पिछला वाला जो मैं करंट अफेयर आप लोगों को बताया हूं, तो उसका उन जो 6 उसमें शामिल किए गए थे उनको भी देख लीजिए, नहीं, 5 5 शामिल किए गए थे, उसको भी देख लीजिए। उसमें से तमिलनाडु के 3 स्थल लिए गए थे, करी किली पक्षी अभ्यारण्य,
पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एवं पिचवरम मैंग्रोव, इन तीनों को लिया गया था 6, यानी कि टोटल 49 से लेकर 64 तक जाने के लिए जो रामसर साइटें जो शामिल की गई हैं, 15 साइटें, इसमें से 9 साइट जो है तमिलनाडु राज्य से हैं। ठीक है, 2 साइट जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से हैं। ठीक है, मिजोरम से पाला आर्द्र भूमि और मध्य प्रदेश से सांख्य सागर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये काफी ज्यादा, ये जो जगह है ना नागार्नो कारवा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फोटो है ना मैंने विकिपीडिया से उठाया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। नागार्नो कारबा है कहाँ, देखिए अजरबैजान देश है और ये आर्मेनिया देश है। ठीक है, उन्हीं के क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही नागार्नो कारबा क्षेत्र है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि ये नागार्नो कारबा किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट का मामला है, या फिर किन देशों, दोनों देशों के बीच में विवाद का मामला है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ देख ले लीजिए। मालदीव के राष्ट्रपति जी जो थे भारत के दौरे पे आए थे, इब्राहिम सोले, तो इसको ध्यान रखिएगा, उनका नाम है इब्राहिम सोले। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इन दोनों देशों के बीच में, ठीक, आपात साइबर सिक्योरिटी, आधारभूत संरचना, हाउसिंग एवं क्षमता संवर्धन पे, ठीक है, कार्य करने के लिए, विषयों पर मिलकर काम करने के लिए सहमति बनी है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए 1200 द्वीप है मालदीव में। ठीक है, 1200 द्वीप और 1000 द्वीपों को लोग रहते हैं। इसका जो सोर्स है ये संसद टीवी के में मुझे बताया गया था, वहीं से लिया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरो, इसरो ने छोटे व्यवसायिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्माइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का प्रयोग करेगा। ठीक है, और इसका जो पहली उड़ान जो थी, SSLV की जो पहली उड़ान थी, SSLV D11, ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि ऐसा जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1, उसको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा इसमें सैटेलाइट का नाम क्या था, या फिर लॉन्च लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण का क्या नाम था। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 0.2 और आजादी सैटेलाइट, इन दोनों सैटेलाइटों को, ठीक है, लेके प्रक्षेपण किया था। SLV का यह पहला प्रक्षेपण था। ये इसरो का ट्वीट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 500 केजी की पेलोड क्षमता को वहन कर सकता है। लो ऑर्बिट में ये सैटेलाइटों को ले जाके, यानी कि 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में ले जाके ये सैटेलाइटों को फिक्स करेगा या फिर वहां पे प्रक्षेपित करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और जो ए वाला देख लीजिए, ये एक स्टूडेंट के द्वारा डिजाइन किया गया था, आजादी सैटेलाइट। और EOS 0.2 है, इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। और यह देख लीजिए माइक्रोसेट श्रृंखला एवं उच्च उपग्रह स्थानिक विभेदन के साथ इंफ्रारेड बैंड संचालित उन्नत ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग को प्रदान करेगा। तो इस चीज को देख लीजिएगा, इसका जो सोर्स था वो हिंदू से लिया हूं मैंने, द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक, उसके बाद ये PIB का है, PIB का ये सोर्स है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए विश्व में 70% भाग जो 70% बाघ, ठीक है, भारत में रहते हैं। ठीक है, 2006 से लेके 2018 के बीच में बाघों की संख्या दुगनी हो गई है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है, और इसकी इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसको पूछता है, कभी कभी इसको भी पूछ लेगा। और कहाँ से किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, अब एक सेंट पीटर्सबर्ग, ये रसिया का एक शहर है, वहां पे एक घोषणा की गई थी, घोषणा की गई थी, या फिर लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। ठीक है, कि भारत, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें क्या था कि बाघों की संख्या को दुगना करना है। और उस बाघों की संख्या को दुगना करने का जो लक्ष्य है भारत ने 4 साल में ही हासिल कर लिया था। इसमें 13 जो थे, 3 यानी 13 टाइगर रिजर्व कंट्री जो है,
ठीक है, उसके बारे में इसकी चर्चा हुई थी, तो इसको बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो 13 TRC जो है, टाइगर रेंज कंट्री, ठीक है, टाइगर रेंज कंट्री, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो एक भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देश इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर फोरम। इसकी शुरुआत 1993 में नई दिल्ली में बाघ संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई थी, जिसके तहत वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया जाए। उससे लेके टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको 1994 में स्थापित कर दिया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 13 में एक संगोष्ठी हुई और 1993 में एक संगोष्ठी हुई और 1994 में एक इसको स्थापित किया गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं। अगेन सोर्स पीआईबी। ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी सोर्स है वो पीआईबी से लिए गए हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश बना। ठीक है, अंडा उत्पादक देश जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा। 1950-51 में भारत में अंडा उत्पादन था वो 1.83 बिलियन था, जो अब बढ़ के 122.11 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो इतना उत्पादन आज की डेट में हो रहा है। ठीक, 5 अंडा प्रति व्यक्ति से बढ़ के अब देखिए 1950 से लेके 51 के बीच में जो प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष अंडा की जो पैदावार थी या फिर उत्पादकता थी वो 5 थी, अब वो बढ़ के 51 हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेगा। इसमें अग्रणी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है अंडा उत्पादक में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उसमें होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तमिलनाडु। चौथा कौन है? महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अगेन पीआईबी। ठीक है, पीआईबी और थोड़ा सा अदर सोर्स भी है जैसे न्यूज़पेपर। तो उसमें देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मौद्रिक नीति बैठक में मौद्रिक दरों में बदलाव किया। ठीक है, बदलाव कर दिया। इसमें रिजर्व ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। और इस समय वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 5.4 है। इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व में इतना थी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इतनी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। और भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 2022 एवं 23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई इसको बरकरार रखा 7.2%। तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लेते हैं, या फिर मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति बैठक या फिर वो, ठीक है, चीजों को तो देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को, ठीक है, एक वित्त अधिनियम से 2016 में इसको संशोधित करके मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। ठीक है, अब इसको बनाने का मेन मकसद क्या था, इस चीज को समझ लीजिए। विकास एवं मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति को एक वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया था। ठीक है, यही मतलब किया जा सके उस समय तक। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लोग एक चीज और देख लीजिए, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इस समिति के चेयरमैन होते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। 3 सदस्य जो है आरबीआई बोर्ड से होते हैं। ठीक है, और 3 सदस्य जो होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस समिति को बनाने के लिए उर्जित पटेल कमेटी ने, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने सुझाव दिया था। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगला 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 1.5 लाख करोड़ जो ऑक्शन हुआ था 5G का, वो 1.5 लाख करोड़ को पार कर दिया। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हुआ है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था से ही सावित्री जिंदल एशिया की सबसे धनी महिला बनी। ठीक है, सावित्री जिंदल, उनकी आज की डेट में जो आय है वो है 11.3 बिलियन डॉलर की। ठीक है, 11.3 बिलियन डॉलर की आय है। ठीक,
स्वास्थ्य से रिलेटेड देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए पोषण पोषण 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद आगे रक्षा से संबंधित आ जाइए। भारतीय नौसेना एवं फ्रांस की नौसेना ने अटलांटिक में एक युद्धाभ्यास किया है, ठीक है। युद्धाभ्यास किया या फिर सैन्य अभ्यास किया, ठीक है। सैन्य अभ्यास किया, युद्धाभ्यास नहीं कह सकते, सैन्य अभ्यास किया, ठीक है। तर्कस भारत की तरफ से आईएनएस तर्कस, ठीक, तर्कस एवं फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर एफएनएस सोम के बीच में समुद्र में तेल की आपूर्ति के लिए, मतलब सुचारू रूप से तेल की आपूर्ति होती रहे, उसके लिए एक सैन्य अभ्यास किया गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये है तेजस हमारा, ठीक है। तेजस को किसने बनाया है? एचएएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया, एचएएल, ठीक है। अब इसको खरीदने के लिए 6 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, रक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अफेयर जो पहले हफ्ते का था। आप लोग इसमें देख सकते थे अगस्त से रिलेटेड, अगस्त के पहले वीक में जो भी करंट अफेयर था उससे मैंने अपने तरीके से बेस्ट बताने की कोशिश किया है। सोर्स हमारे ए थे, एक सोर्स हमारा पीआईबी है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैंने यहीं से और गवर्नमेंट साइड से चीजों को उठाया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला करंट अफेयर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, हर हफ्ते एक वीडियो, हर हफ्ते करंट अफेयर की एक वीडियो आती रहेगी और समग्र रूप से पूरे महीने का एक करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को आ जाया करेगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने जुलाई का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। अब अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर आ रहा है, उसके बाद अगस्त के द्वितीय वीक का आएगा और लास्ट में अगस्त के पूरे महीने का करंट अफेयर आएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।